Hello class 11. Today we are going to start our chapter 3 that is periodicity of elements. Okay. इस चैप्टर में हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है जब से एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी सामने रखी, उसके बाद जब बहुत सारे एटम्स की डिस्कवरी हुई तो उस दौरान सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हम इतने सारे एलिमेंट्स को याद कैसे करेंगे, उनको कैसे अरेंज किया जाए या कैसे उनके बीच में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है जो आगे चल के आगे के जनरेशन्स के लिए ईजी हो याद करने में। उस वक्त तो ठीक था कि कुछ चंद एलिमेंट्स थे, कभी 18 एलिमेंट्स आए, फिर धीरे धीरे 36 एलिमेंट्स हुए, फिर धीरे धीरे 63, उसके बाद 108 एंड एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। अब हर एलिमेंट्स को याद करना थोड़ा बहुत कठिन है, ठीक है। तो उन सबको आसान बनाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज सामने रखी, ठीक है। कुछ थ्योरीज सक्सेसफुल रही और कुछ थ्योरीज अनसक्सेसफुल रही, यानी किसी में कुछ न कुछ ड्रॉबैक था, हर में कुछ ट्रेंड्स तक फॉलो हो रहा था, उसके बाद वो आगे चल के हर एलिमेंट्स के लिए वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से फिर उसी से रिलेटेड हमको आज इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट थ्योरीज सामने रखी थी। बट हमें सारी की सारी थ्योरीज हमें नहीं पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है हमें सिर्फ वही पढ़ना है। जैसे कि आपके लिए डॉर्नियर-ट्राइड्स इंपॉर्टेंट है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इंपॉर्टेंट है, फिर है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एट द लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी सामने रखी, ठीक है, तो डाल्टन के टाइम पे टोटल 21 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन एक्जैक्ट नेम उसने नहीं रखा था। जैसे सोडा, तो सोडा यानी सोडियम था, तो सोडियम का नाम उसने दे दिया सोडा। पोटेशियम का नाम उसने दे दिया पोटेश। लेकिन उस वक्त उसने जो सिम्बॉल्स बनाए थे वो सिम्बॉल्स काफ़ी डिफरेंट थे जो आज प्रेजेंट में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम सोडियम का सिम्बॉल पढ़ते हैं Na, बट उसने सोडियम का सिम्बॉल कुछ और दिया था। हम हाइड्रोजन का सिम्बॉल पढ़ते हैं H, बट डाल्टन ने हाइड्रोजन को जो सिम्बॉल दिया वो था कुछ ऐसे, ठीक। ये था हाइड्रोजन का सिम्बॉल। कार्बन के लिए उसने जो किया, उसने एक सर्कल में पूरा उसने डार्क कर दिया और कह दिया कि ये कार्बन होता है। ऑक्सीजन के लिए उसने सिर्फ एक सर्कल बनाया और उसने ये कह दिया कि ये ऑक्सीजन, इस सिंबल का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। सिमिलरली उसने फॉस्फोरस के लिए जो सिंबल बनाया वो कुछ ऐसे था, ये फॉर फॉस्फोरस था। जिंक के लिए उसने सिंबल बनाया ऐसे, कॉपर के लिए सिंबल उसने बनाया ये, ठीक है। तो ये सब थे डिफरेंट सिंबल्स जो उसने उस वक्त दिए थे, बट ये आगे चल के उतने एप्लीकेबल नहीं हो पाए। लोगों को लगा कि सिंबल्स याद करना ज़्यादा कठिन हो जाता है अगर हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स याद करें, तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें अल्फ़ाबेटिकल तौर पे आगे चलना चाहिए। अब इसके टाइम पे टोटल 21 एलिमेंट्स नोन थे। अ डेकेड आफ्टर, यानी 10 साल के बाद लगभग 36 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 36 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई। अब उनको अरेंज कैसे किया जाए, एक इजी वे कैसे हो याद करने के लिए, तो सबसे पहला जो एक आता है वो आता है प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स हाइपोथेसिस में प्राउड्स का ये कहना था कि एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सिंपल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि सबसे पहले जो डिस्कवर होने वाला एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था, तो प्राउड्स ने ये कहा कि हर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक वेट है, वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो इसके बाद वाले एलिमेंट्स का 2 हो जाएगा, या इसके बाद वाले एलिमेंट्स का 4 हो जाएगा, या इसके बाद वाले एलिमेंट्स का 5 हो जाएगा। तो ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल उसने ये कहा कि नेचुरल नंबर या होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, बट ये करेक्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कहीं जगह एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था वो फ्रैक्शन में मिल रहा था, कहीं जगह एटॉमिक मास था वो उनको डेसिमल्स में मिल रहे थे, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था क्योंकि वो सब नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे किसी एलिमेंट्स का मिल रहा है 23.36, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्राउड्स की जो हाइपोथेसिस थी वो एक प्रकार से क्या हो गई, गलत हो गई। उसके बाद आया डॉर्नियर-ट्राइड्स। डॉर्नियर्स ने ये कहा कि एलिमेंट्स को अगर हम देखा जाए तो उस वे पे अरेंज करते हैं जब, इसका डेफिनेशन है, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर केप्ट इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। हर जगह क्या सिस्टम फॉलो किया गया, एटॉमिक मास का सिस्टम फॉलो किया गया, या आप जिसको एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो,
एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। डॉपलियर्स की थ्योरी ये थी, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर केप्ट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द मीन एटॉमिक वेट ऑफ रिमेनिंग टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब थ्योरी आपने क्लास 9 में भी स्टडी की हुई है। उसका ये कहना था कि जब आप सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करते हो, सिमिलर एलिमेंट्स यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं, तो जो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जो मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एटॉमिक मास का मीन होता है, मीन एवरेज होगा। जैसे इसका एटॉमिक मास है 7, इसका है 23 एंड इसका है 39। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 7 + 39 और इनका एवरेज लूँ तो ये आता है 23 यानी 46 डिवाइडेड बाई 23। यानी जिस किसी के में भी ऐसे आ रहा है ना, उसको आप एक साथ वो मान लो कि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं, उनको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये इसके केस में बैठ गया। और दूसरे एलिमेंट्स का हम देखिए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में भी सेम फॉलो हो रहा था। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एटॉमिक मास का मीन था। ठीक, जैसे इसका 8 है, इसका 24 है और इसका 40 है, तो 40 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 48 डिवाइडेड बाई 2 24। तो ये उसने इस प्रकार से क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था। तो कुछ हद तक तो एलिमेंट्स ये ट्राइड्स इसका फॉलो कर रहे थे कि लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक सिमिलर प्रॉपर्टी बन रही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की भी एक सिमिलर प्रॉपर्टी बन रही है। बट बहुत चल के आगे चल के डिफ़िकल्टीज आने लगी क्योंकि हर कोई ये सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में उसने ये कहा, जैसे कि जो हम गाने की ट्यून याद करते हैं, जैसे फर्स्ट और 8 जो हमारा जो पिच रहता है या ऑक्टेव रहता है वो सेम होता है, उसी प्रकार से एलिमेंट्स को भी उसी प्रकार से फर्स्ट और 8th एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो हमेशा सिमिलर रहेगी। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में जैसे हम सारे गामा पढ़ते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट और 8th क्या है, सेम है। तो उसने भी यही कहा कि एलिमेंट्स को भी ऐसे ही अरेंज कर, मतलब एलिमेंट्स जो हैं इस प्रकार से अरेंज है, या उनके जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट रहेगा उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जैसे उसने अरेंज किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ये याद रखिएगा, इस टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरीज नहीं हुई थी, यानी हाइड्रोजन के बाद सीधे क्या पढ़ा जाता था, लिथियम, हीलियम की स्टडी नहीं की जा रही थी। उसी प्रकार से फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं आएगा, क्या आएगा, सोडियम आएगा, सोडियम, उसकी बात है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड क्लोरीन के बाद आर्गन नहीं आएगा, क्या आएगा, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उसके हिसाब से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। उसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। बोरॉन और एल्यूमिनियम की सिमिलर रहेगी। उसी प्रकार से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। एक चीज़, इस टाइम तक 36 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, 36 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है और भी आगे चल रही है डिस्कवरी। तो न्यूलैंड्स का जो ट्रेंड था वो केवल 20 एलिमेंट्स तक फॉलो हो रहा था, इसके आगे 2 एलिमेंट्स और वहाँ तक सिर्फ फॉलो हो रहा था, उसके बाद ये फॉलो नहीं कर रहा था। यानी उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं ना वो कंप्लीट डिफरेंटली प्रॉपर्टी अपनी शो कर रहे थे। तो यहाँ पे न्यूलैंड्स क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, न्यूलैंड्स का क्या कहना था, जैसे सारेगामा पादा निसा में सा और आखिरी वर्ड जो है, पहला और 8वां वर्ड जो है वो बिल्कुल सेम है, वैसे ही जो एलिमेंट्स को हम अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या आती है, हमेशा सेम आ रही है। तो ये अप टू 20 एलिमेंट्स तक तो फॉलो किया, लेकिन उसके बाद ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब इनके जो अपने अपने लॉजिक्स थे वो अपने सबके अलग अलग लॉजिक्स थे, किसी हद तक सही बैठ रहा था तो किसी हद तक ये आगे चल के फेल हो जाता था।
अब जो पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो की थी मेंडेलेव ने। किसने? मेंडेलेव ने की थी। और मेंडेलेव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स हमको डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स वी आर नोन, लेकिन फिर भी नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, नोबल गैस अभी भी अननोन था कि ऐसे भी कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो उसकी अभी डिस्कवरी बची हुई थी। मेंडेलेव ने क्या किया? मेंडेलेव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। मेंडेलेव ने उस पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला पॉइंट मेंडेलेव का, जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें उसने 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में डिवाइड करा दिया। पीरियड्स यानी ऐसे एंड ग्रुप्स यानी ऐसे, हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम। सेकेंड जो उसने किया, उसने हर एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कहने का मतलब ये था कि उसने हर एलिमेंट्स का जो था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया एंड उस बेसिस पे उसने सिमिलरिटी जानने की कोशिश की कि कौन से एलिमेंट्स का जो केमिकल रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, जैसे उसने लिथियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराया तो LiH बन रहा है, सोडियम के साथ करवाया तो NaH बन रहा है, फिर पोटेशियम के साथ करवाया तो KH बन रहा है, रुबिडियम के साथ कराया तो RbH बन रहा है। उसी प्रकार जब इसने इसी एलिमेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया तो Li2O बन रहा है, Na2O बन रहा है, पोटेशियम K2O बना रहा है, रुबिडियम Rb2O बना रहा है। तो उसने ये इनकी जब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की हाइड्राइड और ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे उसने उनको उस बेसिस पे एक साथ एक कॉलम पे रखना अरेंज कर दिया, एक ग्रुप में रखना क्या कर दिया? अरेंज कर दिया कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। ये हाइड्रोजन के साथ भी सेम रिएक्शन दिखा रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी ऐसे दिखा रहे हैं, यानी ये सेम है। जब उसने अब हैलोजेंस की स्टडी रिएक्शन करवाना शुरू किया तो उसको अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलने लग गई। यानी जैसे उसने हाइड्रोजन फ्लोराइड मिला, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन क्लोराइड मिला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिला, हाइड्रोजन आयोडाइड मिला। यानी उसने ये पाया कि इनके हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी है वो बिल्कुल सेम है। तो ये सब क्या है? एक ही ग्रुप में बिलोंग करेंगे। ये सब क्या करेंगे? एक ही ग्रुप में बिलोंग करेंगे। ठीक है, लेकिन मेंडेलेव ने ये सोच के पीरियोडिक टेबल बनाया कि आने वाले समय में और भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ये 63 एलिमेंट्स फाइनल नहीं है। ठीक है, तो मेंडेलेव के पीरियोडिक टेबल की दो सबसे खास प्रॉपर्टी क्या थी कि इसने पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। सेकेंड थिंग, उसने सारे एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शंस के थ्रू स्टडी की, यानी उनका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ सेम रिएक्शन दिखा रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसको उसने क्या कर दिया? एक एक ग्रुप में अरेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड फिर उनको एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया। तो मेंडेलेव का जो पीरियोडिक लॉ था, जो कि इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंडेलेव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडेलेव का जो पीरियोडिक लॉ है वो मैं लिख देता हूँ। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द properties of the elements are a periodic function of their atomic weights। तो केमिस्ट्री के हिस्ट्री में मेंडेलेव की जो डिस्कवरी थी ना, वो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तभी हमको पता चला कि हम पीरियोडिक टेबल ऐसे भी बना सकते हैं। उसने क्या किया था? सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। हमने दो चीज़ पढ़ी है, कोई भी एटम के पास दो चीज़ होती हैं, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है एटॉमिक नंबर। तो उसने एटॉमिक नंबर को नहीं सोचा, उसने सोचा एटॉमिक वेट होना चाहिए, क्योंकि सदियों से यही चलता आ रहा है, तो मैं भी यही मान लेता हूँ। तो यहाँ उसकी बहुत अच्छी डिस्कवरी थी एटॉमिक वेट्स के तौर पर, बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। उसने कई जगह ब्लैंक स्पेस भी छोड़े। कैसे? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे, मतलब जैसे उसने जब ये पाया कि किसी की प्रॉपर्टी किसी के साथ मैच नहीं कर रही है, जैसे बोरॉन
जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड उसके नीचे आता है जी गैलियम। तो उस समय पे गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। गैलियम के बाद जर्मेनियम, इसकी भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसको पता था कि आने वाले समय में कभी ना कभी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, तो उसने क्या कर दिया, उसको ब्लैंक स्पेस दे दिया और उस एलिमेंट को उसने नाम दे दिया। जैसे गैलियम को उसने नाम दे दिया, यू मस्ट राइट दिस डेफिनेशन, आई एम रबिंग इट। गैलियम को उसने नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। ये जो Ga है जिसको हम गैलियम बोलते हैं, सॉरी, इसको उसने नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। यानी उसको पता था कि आने वाले समय में ये डिस्कवर होगा। कई जगह उसने ब्लैंक स्पेस पे दे दिए। जर्मेनियम को उसने नाम दे दिया एका सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम को उसने नाम दे दिया एका सिलिकॉन। स्कैंडियम की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक, तो स्कैंडियम को उसने नाम दे दिया एका बोरॉन। एका बोरॉन, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, इनसे मिलती जुलती है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिलिकॉन से मिलेगी, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम से मिलेगी, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बोरॉन से मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की, लेकिन कुछ गलतियाँ थी। उसने क्या किया था, उसने अरेंजमेंट दो बेसिस पे किया। पहला अरेंजमेंट तो उसने किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, और दूसरा अरेंजमेंट उसने इस बेसिस पे किया क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है पहले के एलिमेंट से मैच होनी चाहिए। लेकिन अब अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बात करें तो उसने बहुत जगह गलतियाँ कर दी। क्या गलतियाँ की? ये तो था उसकी अच्छाई के बारे में कि हमें उसके पीरियोडिक टेबल से क्या क्या सीखने को मिलता है, लेकिन कुछ गलतियाँ थी। इंसान है, इंसान तो गलतियाँ करते ही हैं। तो गलतियाँ उसकी ये थी, पहली गलती उसकी ये थी कि टेल्यूरियम को उसने आयोडीन से पहले रखा था, जबकि टेल्यूरियम का जो एटॉमिक मास है वो है 127.6 और आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9। तो रूल के मुताबिक आयोडीन पहले आना चाहिए और टेल्यूरियम बाद में, नहीं, लेकिन उसने टेल्यूरियम को पहले रखा और आयोडीन को बाद में रखा पहले। दूसरा, कोबाल्ट, उसका एटॉमिक मास है 58.9 एंड निकिल जिसका एटॉमिक मास है 58.6। तो रूल के मुताबिक निकिल पहले आना चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक मास क्या है, कम है, लेकिन कोबाल्ट पहले आ रहा है। यहाँ गलती, ये पहली गलती। दूसरी गलती उसकी ये थी कि उसने कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को अल्कलाई मेटल्स के साथ रखा था, यानी ग्रुप 1 में इसको रख दिया था जहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम थे, कि इसकी प्रॉपर्टी उनके साथ मैच कर रही थी। लेकिन ये तो बहुत अलग एलिमेंट्स हैं, ये तो कभी उसमें आते ही नहीं हैं। यहाँ पे उसने गलती कर दी थी। मैंगनीज को उसने हैलोजन्स के साथ रख दिया था, यहाँ पे भी उसकी गलती थी। दूसरी गलती थी कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स की पोजीशन हमको नहीं पता चल रही थी। आइसोटोप्स यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो जब एटॉमिक मास अलग अलग है तो हर आइसोटोप्स की पोजीशन भी अलग अलग होनी चाहिए। और आइसोबार्स का मतलब होता है कि एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो उनकी पोजीशन तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बहुत जगह उसने क्या कर दिया था, ड्रॉबैक्स उसके मिल रहे थे। लेकिन उसकी सबसे अच्छी डिस्कवरी क्या थी कि उसने हमें आइडिया दिया कि हम एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल बना के अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंडेलिव जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये याद रखिएगा मेंडेलिव के टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। उसने कई जगह ब्लैंक स्पेस छोड़े क्योंकि उसे पता था आने वाले समय में आज नहीं तो कल एलिमेंट्स की और डिस्कवरी होती जाएगी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी जो बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ रख के बनाए थे, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है मूसले। उन्होंने एक्सरे स्टडी करके बनाया था एंड ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है। यानी डेफिनेशन जो है बिल्कुल सेम है, मेंडेलिव की तरह जो इसका पीरियोडिक लॉ है बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क क्या है, एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा। यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं जैसे मेंडेलिव के टाइम पे थे, बट
टोटल 18 ग्रुप्स इसमें अरेंज्ड है। टोटल 18 ग्रुप्स है इसके पास, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। अब इनका पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है, तो आप लोगों ने जब आप केमिस्ट्री लैब जाते होंगे तब आप देखे होंगे, आपके क्लासरूम में लगा होगा, ठीक है। उसको बनाया कैसे गया, एक्सरे स्टडी करके उन्होंने हर एलिमेंट्स के एक्सरे स्टडी करके बहुत कुछ उसमें डिटेल में स्टडी किया, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनका एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक नंबर, एंड फिर उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे अरेंज किया। जो आपका पीरियोडिक टेबल है टोटल 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, टोटल 4 ब्लॉक्स में। आप जैसे जाते होंगे तो आप देखते होंगे एक ये ऐसे, फिर ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड से फिर बन जाता है आपका हाइड्रोजन हीलियम, एंड यहाँ से तो ये नहीं बनता है, यहाँ से ये आपका बनता है डी, फिर यहाँ से आगे ये ऐसे चल के 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड एस ब्लॉक में 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डाउन में आपका टोटल ये भी रहता है, ठीक। ये जो शुरू के 2 रहते हैं जिसको हम फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके पास टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं। ये वाले जो लास्ट के इतने रहते हैं इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके पास टोटल ये होता है 18th ग्रुप, 17th, 16th, 15th, 14th, 13th, यानी ये 13th ग्रुप है, 14, 15, 16, 17, 18 एंड इसके पास भी ऐसे रहेगा। ये होते हैं आपके डी ब्लॉक्स एलिमेंट, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। इनके पास टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। एंड लास्ट में जो आपके आउटर साइड में है इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड इसके पास टोटल होते हैं 14 ग्रुप्स। उन्होंने इस बेसिस पे क्या किया, पूरा के पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अरेंज करने में। जैसे हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में, एस ब्लॉक के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, S2 हम लिखते हैं ना, या तो एस के पास एक एलिमेंट हो गया तो 2 होगा तो नहीं होगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि एस ब्लॉक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S1 S2 हम पढ़ें, तो इसीलिए एस के पास टोटल 2 ग्रुप्स। पी में रहता है, तो जब हम पी ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करते हैं, हाफ-बाउ रूल एंड जो आपने हिंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन रूल पढ़ा, इसके पास टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस हिसाब से इसके पास टोटल 6 ग्रुप्स हैं। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस हिसाब से इसके पास कितने कितने ग्रुप, 10 ग्रुप। एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके पास टोटल कितने, 14 ग्रुप। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा था, याद करने में हमको इजी भी पड़ता है। इसमें साथ साथ में हमको ये भी बताता है कि मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं, कि मेटोलाइट्स हैं, कि कौन से स्टेट में है, गैस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, उसको भी प्रॉपरली उसमें एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ बनी हो तो हमेशा परफेक्ट हो इसकी भी गारंटी नहीं है, कोई ना कोई तो ड्रॉबैक होगा। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये था कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। क्यों, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है हमेशा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन यानी 17 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ भी मैच करती है। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स, दूसरे को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको हम बोलते हैं हैलोजन्स, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस, 16 को हम बोलते हैं कैल्कोजन्स, ठीक है। तो वो आपका अपना अलग अलग है, जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था कि ये जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, जिसको हम लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज़ हम बोलते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज़ बोलते हैं, वो पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है, उसको अंदर क्यों नहीं रखा जा रहा है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे भी था, ठीक है। तो ये कुछ इसके में भी कमियाँ थी, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत अच्छा था कि उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बनाए थे, ठीक। एंड इसमें 2 पीरियड्स रहते हैं, याद रखिएगा 2 पीरियड। फर्स्ट पीरियड, ये वाला जो पीरियड रहता है इसको हम 6th पीरियड बोलते हैं और इसको हम 7th बोलते हैं। तो ये लैंथेनाइड सीरीज़ होता है और ये एक्टेनाइड सीरीज़ होता है। सो क्लास, ये था आपका कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे आपको पढ़ना था कि पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे की हिस्ट्री क्या थी, कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए।
नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में हम पहले तो पढ़ेंगे कि कैसे हर एलिमेंट्स को एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में रखा गया, क्यों डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्यों एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, कैसे इनको अरेंज किया गया, कैसे इनकी नेमिंग्स की गई एंड ऑल हमको जो भी है स्टडी करना रहेगा, क्योंकि अभी भी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्कवरी चल रही है। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हमको नोन हैं। So if you like my video, so please subscribe my channel and also comment in my comment section box and also like my video. Share my video with your friends as much as possible and be connected with me for much more topics to understand. Thank you.